जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य के अखिल भारतीय सेवाओं यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज को AGMUT कैडर में विलय किया गया? तो अभी जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसकी अखिल भारतीय सेवाओं को AGMUT कैडर में विलय कर दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो पहले आइए इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आपने एक संस्था के बारे में सुना होगा जिसे हम लोग UPSC के नाम से जानते हैं, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं। अब ये जो संस्था है हमारे देश में ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनका आयोजन करवाती है। ये परीक्षाएं कौन सी है? तो हमारे IAS का एग्जाम है, IPS का एग्जाम है या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम है। इन सभी को UPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अब जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होते हैं उसके बाद में उनके द्वारा अपने कैडर को चुना जाता है, यानी कि वह किस राज्य में अपनी सेवा देना चाहते हैं उसको वह लोग यहाँ पर अपने फॉर्म में फिल करते हैं। तो उसी क्रम में जो हमारे राज्य हैं उनके लिए एक कैडर है और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए अलग से एक कैडर है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके कैडर का नाम है AGMUT कैडर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी कैडर। तो अभी भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर जो कि पहले एक राज्य था उसको AGMUT कैडर के साथ में विलय कर दिया गया है। अब विलय के उपरांत होगा क्या? तो इस विलय के उपरांत जो हमारे इन राज्यों के अधिकारी होंगे उनका एक दूसरे राज्य में नियुक्ति की जा सकती है, यानी कि यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी के हमारे अधिकारी होंगे वह जम्मू कश्मीर के अधिकारी अरुणाचल प्रदेश में नियुक्त हो सकते हैं या फिर अरुणाचल प्रदेश के जो अधिकारी हैं वह आपके जम्मू कश्मीर में नियुक्त हो सकते हैं। तो ये व्यवस्था इसमें किया गया है। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में आया था, इसके सेक्शन 13 और 88 में संशोधन किया गया, यानी कि एक नया अध्यादेश लाया गया जिस अध्यादेश का नाम है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश 2021। और इस पर हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी उन्होंने सिग्नेचर किया और उसके बाद में ये लागू हो गया है। तो ध्यान रखिएगा कि अखिल भारतीय सेवाएं जो जम्मू कश्मीर की हैं उनको मर्ज कर दिया गया है AGMUT कैडर के साथ में। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सतर्क नागरिक नाम का एक जो पोर्टल है या फिर ऐप है उसको भी जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार ने अभी लॉन्च किया है। राजधानी आपको श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह पर मिलेगी और यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं जिनका नाम है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। पहले उपराज्यपाल थे GC मुर्मू, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि इस समय भारत के 14वें कैग के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो इस वीडियो की जो PDF है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है KV गुरुजी, जहां से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। तो वीडियो में आज नीचे आपको ये क्लास कैसी लगती है, इसके अलावा आप किस पार्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में नीचे कमेंट में लिखना है, या फिर करंट अफेयर से संबंधित आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वह भी आप नीचे कमेंट में लिखेंगे। तो ये फीडबैक आपको नीचे आज जरूर देना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किया गया? तो अभी जो इसका उद्घाटन है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि एडुकॉन 2020 जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका उद्घाटन रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा किया गया। अब कई सारी अन्य चीजें भी आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है, जैसे कि पंजाब में जो भटिंडा है यहाँ पर है एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसके द्वारा ग्लोबल एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन के साथ में मिलकर के एजुकॉन 2020 का आयोजन करवाया जा रहा है। थीम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस बार के एजुकॉन सम्मेलन का विषय है इन विजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रीस्टोर ग्लोबल पीस, यानी कि जो हमारा ग्लोबल पीस है यानी कि वैश्विक शांति है उसको किस प्रकार से हम लोग प्राप्त करें, इसके लिए जो हमारे युवा हैं उनको शिक्षा के माध्यम से ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये इस बार की थीम है।
और इसमें होगा क्या? तो इसमें जो दुनिया भर के विद्वान हैं वो शामिल होंगे। 31 घंटे तक लगातार उनके बीच में यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा कि किस प्रकार से जो हमारा देश भारत है वहाँ पर एजुकेशन की क्वालिटी को और इम्प्रूव किया जाए। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इस प्रश्न से संबंधित याद रखनी है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने समितियों के लिए अध्यक्ष बना है? तो यहाँ पर भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 3 समितियों का अध्यक्ष बन गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब पहले तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो हमारा देश भारत है वह अगले 2 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। कब से कब तक? 2021 से लेकर के 2022 के लिए। और ये 8वां मौका है कि जब भारत इसका अस्थायी सदस्य बना है। तो जो हमारे यूनाइटेड नेशन में भारत के प्रतिनिधि हैं जिनका नाम है टी.एस. तिरुमूर्ति जी, उनके द्वारा यह घोषणा की गई कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो 3 समितियां हैं उनका अध्यक्ष बन गया है। समितियों के नाम कौन कौन से हैं? तो इनमें से एक समिति है जिसका नाम है काउंटर टेररिज्म समिति। क्या नाम है? काउंटर टेररिज्म कमेटी। दूसरी है तालिबान सैंक्शंस कमेटी और तीसरी है लीबिया सैंक्शंस कमेटी। तो इन 3 समितियों का अध्यक्ष बन गया है हमारा देश भारत। तो बस आप इतनी चीज यहां से याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करते हैं तो जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उसके 6 प्रमुख निकायों में से एक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो यूनाइटेड नेशन के साथ ही इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए का एक शहर है। अब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में प्रमुख चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें कुल मिलाकर के 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो अस्थायी सदस्य ये हमारा फिक्स है। चीन है, भारत है, रूस है, यूएसए है और है यूके। और अगर हम लोग अस्थायी सदस्यों की बात करते हैं तो इनकी संख्या होती है 10। और ये जो हमारे अस्थायी सदस्य हैं इनका कार्यकाल होता है 2 वर्षों के लिए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि भारत हमारा इसका अस्थायी सदस्य बन गया है यहाँ पर, और ये अगले 2 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के पहले उपसचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर जो अभिषेक यादव हैं ये अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के पहले डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि अभी जो हमारे यहाँ पर ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन है उसके द्वारा पहले डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी अभिषेक यादव की नियुक्ति की गई है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, तो ध्यान रखिएगा 23 जून 1937 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे अगर हम बात करें तो मुख्यालय आपको मिलेगा द्वारिका, जो कि दिल्ली में है, और अध्यक्ष इसके हैं प्रफुल्ल पटेल। और एक जरूरी पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है कि 2020 के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा जो यहां पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं भारत के, उसमें से एक हैं गुरप्रीत सिंह संधू जो कि गोलकीपर हैं, और महिला खिलाड़ियों में रही हैं संजू। तो इन दोनों के नाम भी आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। फीफा के द्वारा जो फुटबॉल टीम की रैंकिंग जारी की गई उसमें हमारा देश 104वें स्थान पर। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा सिडबी के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में किसके नियुक्ति की सिफारिश की गई? तो यहां पर सिफारिश की गई है एस रमन की नियुक्ति की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो इसका मुख्य रूप से काम क्या होता है? तो जो भी हमारे देश में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं या फिर पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं उनमें जो भी नियुक्ति होती है उनके संदर्भ में बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है। तो अभी इन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि एस रमन जी, जो कि वर्तमान में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के ऑडिट अधिकारी हैं, ये नए अध्यक्ष होंगे सिडबी के, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के। तो भारत सरकार की जो नियुक्तियों के लिए कैबिनेट समिति है उसके द्वारा जब मंजूरी दे दी जाएगी तो ये हमारे सिडबी के नए अध्यक्ष बन जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। स्थान ये किसका लेंगे? तो स्थान लेंगे मोहम्मद मुस्तफ़ा का। सिडबी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और मुख्यालय यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। इसके अलावा जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है इसने शिवेंद्र तोमर को IFCI के अगले MD के रूप में नियुक्त करने की भी सिफारिश की है।
तो इनका नाम भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और नीचे कमेंट में जरा ये बता दीजिएगा कि IFCI का पूरा नाम क्या है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय बैंक ने नैब फाउंडेशन के साथ माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट के तहत ऋण प्रदान करने के लिए एक समझौता किया है? तो ये समझौता अभी किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार के द्वारा माई पैड माई राइट नाम से एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी और पिछले साल यानी कि अक्टूबर 2020 में जो हमारे यहाँ पर महिला और बाल विकास मंत्री हैं जिनका नाम है स्मृति ईरानी जी, तो इन्हीं के द्वारा इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। और इस प्रोजेक्ट का मुख्य रूप से उद्देश्य है कि जो हमारे यहाँ पर महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनको सैनिटरी नैपकिन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, यानी कि जो महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन होता है उन्हें बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नैब फाउंडेशन यानी कि नाबार्ड का एक निकाय है जिसका नाम है नैब फाउंडेशन, इसके साथ में समझौता किया है। समझौते के तहत होगा क्या? तो समझौते के तहत यहाँ पर जो भी हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं होंगी उनको यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता ऋण के रूप में दी जाएगी। अब इस ऋण की खास बात यह होगी कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वह भी काफ़ी कम होगा और बिना किसी कोलैटरल के यानी कि बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे इन्हें यह ऋण दिया जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा और MD और CEO इसके हैं पल्लव मोहपात्रा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए सौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया? तो ये अकाउंट लॉन्च किया है बंधन बैंक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आपने कुछ समय पहले ही पढ़ा था कि जो हमारे यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा है उसने भी भारतीय सेना के साथ में एक समझौता किया था और उस समझौते के अंतर्गत यहाँ पर बहुत सारी बैंकिंग सेवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई गई थी बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। तो बस उसी प्रकार के यहाँ पर स्कीम के साथ में सौर्य सैलरी अकाउंट को लॉन्च कर दिया है बंधन बैंक ने और इसके लिए इन्होंने भारतीय सेना के साथ में एक MOU पर भी हस्ताक्षर किया है। अब इसके फीचर क्या क्या होंगे? तो फीचर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भी ATM का चार्ज होता है, जो आपके नेफ्ट RTGS या IMPS का चार्ज होता है, यहाँ पर जो भी हमारे सेना के जवान अकाउंट ओपन करेंगे बंधन बैंक में उन्हें इस प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा उन्हें मुफ्त बीमा कवर दिया जाएगा अगर उनके साथ में किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है और अगर उनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है तो उनका जो पुत्र होगा यानी कि उनका जो लड़का या लड़की होगी उसे 4 वर्षों तक 1 लाख रुपए बैंक के द्वारा दिए जाएंगे। तो काफ़ी सारी सुविधा यहाँ पर बंधन बैंक के द्वारा जो हमारे सेना के जवान होंगे उनको दी जाने की घोषणा की गई है। बंधन बैंक की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको कोलकाता में मिलेगा। MD और CEO है चंद्रशेखर घोष। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? अब उस दिन जब मैंने आपको खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट के बारे में बताया था तब किसी ने कमेंट किया था कि जो खेलो इंडिया आइस टूर्नामेंट है उसका आयोजन किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो हमारे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का सेकेंड एडिशन हो रहा है ये आपके जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित किया जाएगा फरवरी महीने में। और हमने जो बात की थी खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट की वह आपके लद्दाख के कारगिल में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? लद्दाख के कारगिल में है किल्तन जहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो दोनों के बारे में आपको अलग अलग यानी कि सेपरेट तौर पर याद रखना है। बाकी एक हमारे यहाँ पर होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसका इस बार होगा चौथा संस्करण और वो आपके हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फरवरी 2021 से। जो खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट है ये आपके जम्मू कश्मीर के कारगिल में इस समय खेला जा रहा है। तो तीनों के बारे में आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस राज्य की सरकार ने ध्यान दी लोहड़ी योजना की शुरुआत की? तो ये शुरू किया है पंजाब राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि पंजाब राज्य के जो CM हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनके द्वारा जो भी राज्य की लड़कियां हैं या फिर हमारी लड़कियों की अम्मा हैं या माँ हैं उनके लिए यहाँ पर इस योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत क्या किया गया कि CM के द्वारा 5 लड़कियों को उनकी माता के साथ में
₹5100 नगद दिए गए और बेबी किट भी उनको दिया गया है। बेबी किट का मतलब होता है कि जब कोई भी महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो कुछ उसे पौष्टिक आहारों की जरूरत होती है, तो उसी के लिए बेबी किट यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा सीएम के द्वारा घोषणा की गई कि जो भी हाई स्कूल या इंटर में पढ़ने वाली छात्राएं हैं उनको हम लोग फ्री सैनिटरी नैपकिन देंगे। इसके साथ साथ सीएम के द्वारा स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट और ई दाखिल प्रोजेक्ट को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ई दाखिल प्रोजेक्ट नहीं, ये है ऐप, तो ई दाखिल ऐप को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। अब पंजाब राज्य की बात हुई है तो राजधानी आपको चंडीगढ़ में मिल जाएगी। राज्यपाल यहाँ के हैं बीपी सिंह बदनौर। उच्च न्यायालय आपको मिलेगा चंडीगढ़ में और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं रविशंकर झा। त्योहारों की बात करते हैं तो होला मोहल्ला, बैसाखी और लोहड़ी, इसके अलावा गुरुपूरब यहाँ का महत्वपूर्ण त्योहार होता है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में वित्त मंत्रालय के शहरी स्थानीय निकाय को पूरा करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो तीसरा राज्य यहां पर बना है तेलंगाना राज्य। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी यानी कि तेलंगाना वाला करेक्ट होगा। अब ये थोड़ा सा मामला है क्या, तो अगर आपको याद हो तो अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके द्वारा 4 योजनाएं शुरू की गई हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो हमारा था वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, दूसरा हमारा था यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, तीसरा हमारा था यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म और चौथा हमारा था पावर सेक्टर रिफॉर्म। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हमारे देश के पहले वह राज्य बन गए हैं जिनके द्वारा वित्त मंत्रालय के जो ये 3 सुधार हैं इनको सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो राजस्थान राज्य है वह हमारे देश का 6ठा राज्य बन गया है जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म को लागू कर लिया था। तो ये इसी क्रम में यह एक और न्यूज है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि वित्त मंत्रालय की जो अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म स्कीम थी उसमें अभी तीसरा राज्य बन गया है तेलंगाना जिसने इसको अपने यहाँ पर लागू कर लिया है। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ये पहले और दूसरे राज्य थे, इनके बाद में तीसरा राज्य बना है तेलंगाना। तो आई होप आपने इसको यहाँ पर समझा होगा। तेलंगाना की बात करते हैं तो राजधानी आपको हैदराबाद में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ के हैं तमिलिसाई सुंदरराजन, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं के चंद्रशेखर राव। उच्च न्यायालय की बात करें तो ये आपको हैदराबाद में मिलेगा और अभी तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं हिमा कोहली। जिलों की संख्या यहाँ पर है 33। राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो याद रखिएगा महावीर हरिना वन स्थली, मृगावनी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नाम के 3 राष्ट्रीय पार्क आपको मिलेंगे तेलंगाना में। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो अमराबाद और कवल यहाँ के 2 टाइगर रिजर्व हैं। प्रमुख त्योहारों की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा बथुकम्मा और बोनालू यहाँ के 2 प्रमुख त्योहार हैं। तो ये हमने बात कर ली तेलंगाना राज्य की। अब चलते चलते आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी जान लेते हैं। भारत में 1980 के दशक में पहली बुटीक साड़ी को डिजाइन किया था सत्या पाल जी ने। तो ये हमारे यहाँ की एक फैशन डिजाइनर थी और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। NSA यानी कि हमारे देश के जो वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल जी, इनकी अध्यक्षता में भारत और फ्रांस के बीच में नई दिल्ली में वार्षिक रणनीतिक वार्ता का आयोजन किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप चाचा, तो अभी भी ये राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा 20 जनवरी तक यही राष्ट्रपति रहेंगे। उसके बाद में होंगे जो बिडेन। उस दिन किसी ने कमेंट किया था कि जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं, तो ध्यान रखिएगा अभी भी हमारे ट्रंप चाचा ही वहाँ के हैं राष्ट्रपति। तो हुआ क्या कि इनके द्वारा बहुत सारे कमेंट लगातार ट्विटर, फेसबुक या अन्य जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनके द्वारा किए जा रहे थे और अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो इनके समर्थक थे वो अमेरिका की कांग्रेस में भी घुस गए थे और उसी के बाद में इनके ऊपर कुछ समय के लिए इन्होंने प्रतिबंध लगाया और अब फाइनली इन दोनों कंपनियों ने डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्विटर अकाउंट है उसको पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया है, यानी कि अब ये ट्विटर को यहाँ पर यूज नहीं कर पाएंगे। तो ट्रंप चाचा कहाँ पीछे रहने वाले हैं? इन्होंने भी कह दिया है कि बहुत जल्दी मैं अपना यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लेके आऊँगा, यानी कि ये खुद ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना देंगे। तो बस थोड़ा सा आप इसके बारे में याद रखेंगे। और आर कौशिक जी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है 71 ईयर द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया और अभी इसका प्रकाशन किया गया है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया और कल के प्रश्न का आइए उत्तर जान लेते हैं। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि मोइरा केले, खाजे और हर्बल मिल्क के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया? तो ये जीआई टैग मिला था
गोवा को। किसे? गोवा को मिला था। इसके अलावा पिछले साल ही गोवा को खोला चिल्ली के लिए भी जीआई टैग दिया गया था। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बाकी वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है या फिर नहीं भी देखा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपना फीडबैक नीचे कमेंट में भी जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।